नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और स्वागत आप सभी का इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम फॉरेस्ट फर्स्ट में। और आज की खास शख्सियत हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय और वन मंत्री कुंवर विजय शाह जी। विजय शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय शाह जी से हमारा बहुत लंबे समय से जो है परिचय भी है और काफी लोकप्रिय मंत्री भी रहे हैं। अलग अलग विभागों में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और इस समय वन विभाग का जिम्मा वो संभाले हुए हैं। उनसे उनके विभाग के बारे में भी जानकारी हम लेंगे और विषय भी सवाल भी पूछेंगे। लेकिन इस समय देश की राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय चल रहा है, वो है आदिवासियों पर राजनीति। ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है और विजय शाह जी जो कि रानी दुर्गावती जी के वंशजों में से हैं, उनके किस तरह से उनके साम्राज्य में उनकी भूमिका रही थी, उनके परिवार की, उनके खानदान की, और इस समय देश की राजनीति में आदिवासियों की क्या भूमिका है और अब क्या कुछ होने जा रहा है और इतिहास से क्या कुछ छेड़छाड़ हुई है, हम सवाल खुद पूछेंगे विजय शाह जी। एक पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आदिवासी राजाओं को जिस तरह से उनका योगदान रहा है देश की आजादी में, क्या आपको लगता है कि इतिहास के पन्नों में उन्हें वही स्थान मिला जिसके वो हकदार थे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आशुतोष जी आपने पूछा है। ये देश की आजादी में हजारों हजार उन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि न सिर्फ आदिवासी राजा बल्कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। कई लोगों ने बहनों के भाई खो दिए, कई माताओं ने अपने माथे के सिंदूर खो दिए, बच्चे बिना पिता के हो गए, साया उड़ गया। अगर मैं सिर्फ शंकर शाह रघुनाथ शाह की बात करूं, क्योंकि आपने राज परिवार का पूछा है, अंग्रेजों ने शंकर शाह रघुनाथ शाह को सिर्फ इसलिए कि वो 1857 की क्रांति का बिगुल आगे बजा रहे थे, जबलपुर में ला करके फॉरेस्ट डीएफओ ऑफिस में रख करके और उसके बाद तोप के मुंह में बांधकर जिनके चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन जब हम आजादी का इतिहास देखते हैं तो आजादी के इतिहास लिखने वालों ने भी इन वीर राजाओं के साथ बेईमानी करी। उनके लिए दो लाइन नहीं, जिनके चिथड़े उड़ गए। सब लोग जानते हैं, जबलपुर में सरेआम अंग्रेजों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह के चिथड़े उड़ा दिए तोप के मुंह में बांधकर। लेकिन जब देश के इतिहास हम पढ़ते हैं तो उनके लिए दो लाइन नहीं, और जिन्होंने उंगली नहीं कटाई उनका शहीदों में नाम है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को और हमारी भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि देश की जो आजादी में जिन लोगों की भूमिका थी उन्हें क्या नजरअंदाज किया गया या ये षड्यंत्र था? देखिए, षड्यंत्र पूर्व ही किया गया, क्योंकि ऐसे लोगों को आगे लाया गया जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया। मैं हर बार ये बोलता हूँ, आज अमृत महोत्सव के नाम पर देश की आजादी के 75 साल होने पर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे पार्टी अमित शाह जी ने उनको खोज निकालने का एक बीड़ा उठाया है कि इस देश की आजादी में चाहे वो राज परिवार हो, चाहे वो सामान्य जन हो, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, अगर उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, देश के आने वाली भावी पीढ़ी को हम उनका इतिहास लाएं और जिन्होंने बेईमानी करके देश के आजादी के इतिहास को षड्यंत्र पूर्वक गलत लिखवाया है, उसको ठीक करने का भी मौका हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम कर रहे हैं। आप खुद एक आदिवासी राजघराने से आते हैं, जब आपको इन सब चीजों से जब दो चार आप हुए थे, जब आप युवा अवस्था में आए थे, जब आपको पता चला कि इतना गौरवशाली इतिहास को ना तो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है, ना युवा पीढ़ियों को बताया जा रहा है, तो वो मन में किस तरह की भावना आपकी जागरूक है? देखिए, कभी कभी बड़ा शोम होता है। हमारा राज परिवार छोड़ दीजिए, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जैसे लोगों पर भी एक पन्ना नहीं है। हिंदुस्तान की आजादी में नेताजी का क्या योगदान रहा, ये कहना सूरज को दीपक दिखाने के माफिक होगा। देश की भावी पीढ़ी, हम नेताजी का पाठ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अभी मेरे पास जब 10 वर्ष ट्राइबल डिपार्टमेंट के मंत्री के रूप में था, तो हमने टंकिया मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, चाहे शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, सब पर स्केच बुक निकाली, छोटी छोटी फिल्में बनाई और इनको सम्मान पूर्वक देश के आने वाली पीढ़ी याद रखे, एक छोटा सा हमने प्रयास किया था। और उसी प्रयास को 18 तारीख को हम जबलपुर के अंदर हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ और विराट स्वरूप देना चाह रहे हैं। शाह जो सरनेम है वही शंकर शाह जी का भी था,
जिन्होंने बलिदान दिया, आपका भी वही सरनेम है, इसमें क्या जोड़ है? देखिए, बेसिकली आप अगर इतिहास में जाएंगे तो रानी दुर्गावती के जो 52 गढ़ थे जी, तत्पश्चात संग्राम शाह के बाद जो रानी दुर्गावती ने 52 गढ़ बनाए जी, उसमें हमारा भी एक गढ़ पकड़ाई, जो हम लोग रानी दुर्गावती के वंशज हैं। और बीच में मुगलों से वो लड़ती रही, मुगलों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसके बाद जब अंग्रेज आ गए, शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। हमारे परिवार वाले भी इमरजेंसी में, हमारे पेरेंट्स भी इमरजेंसी में 19 बहनें अंदर रहे। आज वो दिन आया है कि हम उन 52 गढ़ों के लोगों को इकट्ठा करें और जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है, उनको भी आने वाली पीढ़ियों के सामने उनके इतिहास को लाने का मौका ईश्वर ने हमें दिया है। हम चाहेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव में 70 साल के बाद लेट ही सही, लेकिन ऐसा उन लोगों का इतिहास आने वाली देश की भावी पीढ़ी के सामने आना चाहिए। एक बड़ा सवाल खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से भी उठाया जाता रहा है। उनकी सरकार जब मध्य प्रदेश में रही थी, पिछले 15 महीने की जब सरकार थी कमलनाथ जी के दौरान, एक प्रश्न उठा था कि आदिवासी हिंदू नहीं। इसको बड़ी हैरानी होती है कि कई विदेशी जो एजेंसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बड़ी चिंता जाहिर करती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। सच्चाई क्या है? लोगों को गुमराह करने का कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसके अंतर्गत हमारे आदिवासी वनवासी भाइयों को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, हम पेड़ को देवता मानते हैं, हम पत्थर को देवता मानते हैं। जो देवताओं की पूजा करे, जो प्रकृति पूजक हो, हिंदुइज्म की थ्योरी क्या है? प्रकृति पूजक। और जो बरसों से प्रकृति पूजक है, सही हिंदू मत तो आदिवासी लोगों में गुमराह करके और भेदभाव जाके फूट डालो और राज करो की नीति में कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलकर के जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक देश की आजादी का इतिहास इन्होंने खंडित किया, वैसे ही इस आदिवासी समाज को हिंदू नहीं है कह के या फूट डालकर उनको समाज से अलग करना चाहते हैं। और आने वाले समय में पूरा ट्राइबल समाज ये बात समझ चुका है कि जो प्रकृति पूजक है, ईश्वर का सच्चा पूजक वो है जो पत्थर को, जो देवता को, जो पृथ्वी को, जो आकाश को, जो पेड़ को देवता मानता हो। उससे बड़ा कोई हिंदुइज्म की थ्योरी नहीं हो सकती। आपके मुताबिक आदिवासी हिंदू हैं? 100%। छत्तीसगढ़ में इस समय बड़ा मुद्दा छाया हुआ है धर्मांतरण का, और आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे समय समय पर उठते रहे हैं। आप स्वयं भी आदिवासी नेता हैं, आदिवासी राजा हैं। धर्मांतरण कितनी बड़ी सच्चाई है और क्या ये बड़ी चुनौती बन गई आदिवासी के लिए? देखिए, देश की आजादी के पहले अंग्रेजों ने जगह जगह स्कूल खोलने के नाम पर, गरीब लोगों की मदद करने के नाम पर कुछ ऐसी संस्थाएं खोली, क्योंकि देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान आज की तरह सक्षम नहीं था। अगर आपको पढ़ाई करना है, अगर आपको जीवन स्तर अच्छा उठाना है, तो ये कुछ आदिवासी भाइयों बहनों की मजबूरी थी कि वो क्रिश्चियन संस्थाओं में जाकर के पढ़ाई करें और उस पढ़ाई करने के बहाने धीरे धीरे पूजा पद्धति से उनको वो प्रभावित करते रहे, पढ़ाई से प्रभावित करते रहे, ईश्वर की अवधारणा को अलग तरीके से उनके दिमाग में डालते रहे। और उसका नतीजा ये है कि हमारे कई हिंदू बंधुओं को उन्होंने ईसाईकरण किया, लेकिन धीरे धीरे अब वो चीज नहीं रही। अब शिक्षा के और अन्य संसाधन हमारे आजाद देश में ज्यादा हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि आजादी के बाद 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन, और उसमें भी ईसाईयत और धर्म परिवर्तन की जो संस्थाएं वो बखूबी अपना काम करती रही, उन पर रोक नहीं लगी। लेकिन आज मोदी जी और भाजपा के शासन में हमने धर्मांतरण पर रोक लगाया है, कानून बनाया है और सख्त कानून मध्य प्रदेश की सरकार भी बनाई। कई छोटे बड़े आदिवासी सियासी दल भी पनपाए जा रहे हैं, खड़े हो गए हैं। वो विचारधारा आपकी विचारधारा से पूरी तरह से मेल नहीं खाती है, और कहीं ना कहीं वो उठाते हैं कि आदिवासी एक अलग समुदाय है, आदिवासी के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन वो अत्याचार कहीं ना कहीं जातिवाद की ओर दिखाते हैं। क्या किस तरह का ये आपको नजरिया है? कहा ना कि हिंदुस्तान में अभी फूट डालो और राज करो, अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन कुछ हमारे
ऐसे लोग हैं, ऐसे पार्टी लोग हैं, ऐसी विचारधारा है, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो जेएस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब मिलके लोगों को गुमराह करना, उनमें फूट डालना, जातिगत भेद बढ़ाना, और कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति भी हमारे देश की ऐसी रही, शिक्षा मंत्री भी ऐसे रहे कि सही चीज जनता के सामने नहीं आई। लेकिन और दिन झूठ चल नहीं पाएगा। वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का आदिवासी समाज बहुत तेजी से उभर रहा है। 21% आदिवासी भाई हमारे मध्य प्रदेश में हैं। 46 विधानसभा की सीटें ट्राइबल सीटें हैं। और राजनीतिक रूप से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमेशा उसी की सरकार बनती है इसके आदिवासी विधायक ज्यादा। मध्य प्रदेश के वनवासी बंधुओं के लिए जहां एक और इंडिया फर्स्ट चैनल का दूसरा चैनल, यूट्यूब चैनल, जो ट्राइबल फर्स्ट के नाम पर गणेश चतुर्थी से चालू किया है, मैं इंडिया फर्स्ट टीवी के परिवार वालों को, आशुतोष जी को और सारे लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस ट्राइबल फर्स्ट चैनल हमारी आदिवासी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज और संस्कार उसको सामने ला करके देश और दुनिया के सामने इनके समाज के जो लोग समझते हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं या ये लोग वनवासी है, ये समझते नहीं हैं। आज भी हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा दूसरों से बेहतर है। हम उम्मीद करते हैं कि ट्राइबल फर्स्ट चैनल के माध्यम से आप हमारे रीति रिवाज और संस्कार को दुनिया के सामने लाने में सहयोग प्रदान करोगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।